हेलो एवरीवन। आज हम हमारे जेआईबी के पेपर 1 जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके मॉड्यूल 1 ऑफ यूनिट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। और फिर इसमें है ऑब्जेक्टिव्स दिया है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, history of economic planning in India, assessment of 5-year plan performance, National Institution for Transformation India, नीति आयोग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान्स। इसके बारे में हम अपने यूनिट 3 में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। Planning as a broader term is characterized in a variety of ways. Economist H.D. Dickinson defines economic planning as the making of major economic decisions, what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by conscious decision of a determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole. At home, the National Planning Committee, set up 1938 by the Indian National Congress, defined planning in India as planning under a democratic system, may be defined as the technical coordination by disinterested experts of consumption, production, investment, trade, and economic income distribution, in accordance with social objectives set by bodies representative of the nation. Such planning is not only to be considered from the point of view of economics and raising of the standards of living, but must include cultural and spiritual values and human side of life. मतलब इसमें ये बताया गया है कि 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्लानिंग को स्टार्ट किया था, और प्लानिंग को उन्होंने ये डिफाइन किया कि जैसे कि जिन लोगों का कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड में इंटरेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल करना है। और उनको कौन फुलफ़िल करेगा? जो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी जैसे MP MLA है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सच प्लानिंग इज़ नॉट ओनली टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट मस्ट इंक्लूड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड द ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ। मतलब हमें ये नहीं देखना है क्या हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होगी और कौन से एरिया में ज़्यादा लगाने से ग्रो होगी, ये नहीं देखना है। बिगिनिंग में हमें यही देखना है कि कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी हार्म ना पहुँचे हमारी पॉलिसीज़ से। फिर आता है टाइप्स ऑफ और हाँ, लास्ट की एक लाइन है, इन अ नटशेल प्लानिंग इज़ द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट हैंड। तो प्लानिंग का मतलब है कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, जो भी आपके हाथ में रिसोर्सेज है, बेस्ड ऑन दोज रिसोर्सेज। Types of planning. Planning is a vital component of every economy and is carried out at many levels depending on the goal. Planning may be categorized into several types. From a territorial standpoint, planning may be regional or national. Similarly, from a political standpoint, planning might be federal, state or local. It might be classified as centralized or decentralized planning from the standpoint of participation. Again, from a temporal standpoint, planning might be long term or short term. तो प्लानिंग किस किस प्रकार से हो सकती है? प्लानिंग हो सकती है टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट से, मतलब एक इंडिया की टेरिटरी को देखते हुए, तो रीजनल और नेशनल हो सकती है, और पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से फेडरल, स्टेट और लोकल हो सकती है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, स्टेट गवर्नमेंट है वो, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो हमारे AMCs वगैरह होते हैं वो। इट माइट बी क्लासिफाइड एज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कम्प्लीटली उसका चार्ज करेगी। डिसेंट्रलाइज मतलब हर एक स्टेट को इसका चार्ज दे दिया जाएगा। अगेन, फ्रॉम ए टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट, प्लानिंग माइट बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। 1 साल के लिए भी हो सकती है, 6 महीने के लिए भी हो सकती है, 100 दिन के लिए भी हो सकती है, और 5 साल के लिए भी होती है। सिमिलरली, प्लानिंग में भी सेक्टरल एज वेल एज जियोग्राफिकल, सेक्टर वाइज भी हो सकती है, और कुछ जो टेरेन है, जैसे हिली टेरेन है, तो उसके लिए भी प्लानिंग अलग से हो सकती है। वाइल सेक्टरल प्लानिंग फोकसेस ऑन ए सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशल प्लानिंग फोकसेस ऑन डेवलपमेंट इन जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट which aims at influencing the distribution of people and activities in places. जैसे कि किस एरिया में कौन सी एक्टिविटी को प्रमोट करना है, तो उसके बेसिस पे भी प्लानिंग कर सकते हैं। Some of the key forms of planning that are of the Indian planning
प्रोसेस आर एज फॉलोज। पहला आ जाता है हमारा रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग, द यूनाइटेड स्टेट वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग इन 1916 एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन अचीविंग इट्स वेल डिफाइंड गोल्स। Planning is implemented at the regional level and is targeted to a wide geographical area, a region consisting of rural and or urban communities, guaranteeing optimal space utilization and human activity distribution. फिर आता है national planning. It all started with Soviet Union. रीजनल प्लानिंग किस में हुआ? यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, तो उसी की बेसिस पे जोग्राफिकल एरिया में प्लानिंग किया गया। 1916 में वहाँ पे रीजनल प्लानिंग स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट कंट्री है यूएसए। It all started with the Soviet Union, which implemented its first 5-year plan from 1928 to 1933. फर्स्ट 5-year प्लान 28 से 1933 तक हुआ, गिविंग द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग। इट वॉज सर्टेन फ्रॉम द स्टार्ट दैट इंडिया नीड्स नेशनल प्लानिंग। ये सर्टेन था क्योंकि इंडिया एक वास्ट एरिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे नेशनल प्लानिंग की ज़रूरत थी। द गवर्नमेंट सोट नेशनल स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू टेक एन एक्टिव role in resource allocation and mobilization for equitable growth and development as a result of the abject poverty. तो इंडिया को भी ऐसी ही एक प्लानिंग की ज़रूरत थी जिसमें कि वो रिसोर्स एलोकेशन और इक्विटेबल ग्रोथ को मोबिलाइज कर सके और डेवलपमेंट में पॉवर्टी को कम कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? इन इंडिया द प्राइमरी गोल ऑफ प्लानिंग आर नॉट ओनली broad but also open-ended. However, the following are of the broad objectives of planning in India. मतलब सबके लिए ओपन थे, और दूसरे में क्या है कि जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है वो बताए गए हैं अभी। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में आता है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट एम्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन द it aims for a sustainable growth in the economy's output levels. A sustained growth in economic output is one of the primary goal of planning in India. Sustainable growth in the economy's output level एक प्राइमरी गोल था इसमें। फिर है पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन, वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू एलिविएट पॉवर्टी। Several programs aimed at alleviating poverty have been introduced in India by all governments till date. Employment generation, one of the most fundamental goals of planning has been to reduce unemployment. Most fundamental goal था unemployment. Employment generation in India has therefore been an integral aspect of poverty alleviation programmed in India. Social justice, reducing the inequalities. Economic disparities have far-reaching negative consequences in any society, and there were visible economic inequalities in India at both the interpersonal or intrapersonal levels. By the time India started planning, economic planning was widely acknowledged as a technique for addressing all types of economic inequities and injustices. सोशल मतलब सोशल जस्टिस की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि बहुत से एरिया में क्या हो रहा था कि एक है उसे 10 तरीके के रोज़गार या 10 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बट एक पर्सन है जिसे किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से मतलब सोशल जस्टिस किसी को हम दे सकते हैं कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल सबके लिए मतलब इक्वालिटी रहनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे ये है। फिर है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंस वाज कैरेक्टराइज एज एन एंडेवर टू कॉम्बैट सबसर्विएंट पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी नोट एज ऑटार्की। देखो होता कैसा है कि कोई जैसे हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो हम उसी पे डिपेंड रहेंगे, सेल्फ रिलायंट नहीं है। हम डिपेंड हैं कि
आज हमें यूएसए क्रूड ऑयल देगा तो ही हमारी डिमांड्स पूरी होगी, अदरवाइज़ नहीं। यूएसए से हमें कॉटन आएगा तो ही हमारे यहाँ फैब्रिक या फिर धागे का काम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह से सब सर्विएंट पोजीशन हो जाती है कि हम किसी के नीचे दबे हुए हैं, हम किसी पे बेस्ड हैं। तो इस तरह से सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का कंसेप्ट है। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इंडियाज प्लान्स प्रायोरिटाइज्ड the industrialization of the conventional sector. It began with agriculture, a traditional sector that necessitated the quick integration of modern farming, dairying and other practices. India's plans prioritize the industrialization of the conventional sector. Conventional sector कौन सा है हमारा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से इन्होंने क्विक इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, डेयरिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम कह लें कि जो हमारे वाइट रिवॉल्यूशन आई थी, तो वाइट रिवॉल्यूशन में कैसे पास्चराइजेशन हो सकता है, कैसे आप मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, और डेयरिंग लोगों से दूध इकट्ठा करना, लोग पशु पालन करेंगे तो फिर वहाँ पे बहुत सारा दूध होगा तो फिर वो दूसरी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सब अलाइड एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ उन लोगों को दूध पहुँच सकेगा। एंड इस तरह से मतलब इसमें टेक्नोलॉजीज़ लाकर, इसमें थोड़ा बहुत इनोवेट करके करना भी ये 5 ईयर प्लानिंग का एक मोटो था। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रेफर्स टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। जैसे कि वुमेन को भी बाहर जॉब करने का मौका मिलना चाहिए, जो सर्विसेज में या जिस किसी भी एरिया में वुमेन कम है वहाँ पे वुमेन को एनकरेज करना चाहिए, वुमेन भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। तो इस तरह से मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना था। इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें बहुत ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसे नीति आयोग बना, यही सब। By the 1930s there was a political agreement that independent India would be a planned economy, and by early 1950s India had begun economic planning. In post-independence India, socio-economic planning has been directed by 5-year plans with a mid-term review. In usual years of wars and others such crisis, India has opted for yearly plans. तो 5-year plans थे, फिर उसमें मिड टर्म रिव्यू होता है इन प्लान्स का कि क्या प्रोग्रेस है एंड क्या हमें और इसमें इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर आता कि जब वॉर्स का टाइम था, जैसे 1965 में इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था, एंड उसी के अराउंड, आई क्लियरली डोंट रिमेंबर, बट उसी के अराउंड पाकिस्तान से भी वॉर हुआ था। तो उस टाइम पे ईयरली प्लान्स थे, कॉमनली डिनोटेड एज प्लान हॉलीडेज एज डिपार्चर फ्रॉम 5-year plans. In 2015, the Government of India established the नीति आयोग, National Institution for Transforming India. जैसे 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया टू सब्सटीट्यूट द प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट द नेचर ऑफ द इकोनॉमी हैड शिफ्टेड टू अ मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम एंड द स्टेट राइट्स required to be prioritized, necessitating the establishment of a new structure with dynamic purposes. तो इसका ये पर्पस था कि जो प्लानिंग कमीशन है वो अब आउटडेटेड हो गया है, या ऐसा कह लो कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मार्केट की तरफ शिफ्ट कर गई है। तो वहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, उसका हमें राइट स्टेट्स को देना चाहिए, यूटीज़ को देना चाहिए। India has a centralized planning procedure that offers a broad framework for the economy's developmental and investment requirements. It also aims for equal resource mobilization to accomplish targeted socio-economic progress. The Planning Commission has been in charge of planning in India since 1950. India has centralized planning procedure that offers a broad framework for the economy's developmental and investment requirements. सेंट्रलाइज प्लानिंग था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 5-year प्लान्स बनाती थी। इट ऑल्सो एम्स फॉर इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू अकम्प्लिश टारगेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इक्वल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था कि इक्वली सभी जगह पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए। फिर प्लानिंग कमीशन 1950 से
जो हमारी प्लानिंग थी वो बना रही थी. इट इज़ नॉट अ स्टैचुटरी entity and is headed by a deputy chairman and the prime minister as chairman of the planning commission. The planning commission's plans are approved for implementation by the national development council which is chaired by the prime minister. तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर बता रखी है कि उसमें एक डेप्यूटी चेयरमैन था एंड एक चेयरमैन था. चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं एंड द प्लानिंग कमीशन के जो भी प्लान्स थे उनको कौन अप्रूव करता था? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जिसका हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर. मीनवाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट sought to redefine the parameters of decentralized planning throughout the country. जैसे कि स्टेट वाइज कर देना, यूटी वाइज कर देना, और जैसा उनका जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है, जैसे यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यूपी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम इक्वली नहीं कर सकते हैं कि हाँ 30% यूपी को जा रहा है और 30% ही हम गोवा को दे रहे हैं तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. मीनवाइल तो ये डिसेंट्रलाइज करने का सोचा गया. इन लाइन विद इट्स रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. दिस वाज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. नीति आयोग significant evolutionary departure from the past serves as the government of India's primary platform for bringing states in national interest, fostering cooperative federalism. तो उस टाइम पे cooperative federalism बहुत ज़्यादा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा चला था. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि नीति आयोग जो है एक evolutionary departure था and serves the government of India's primary platform for bringing states together. सभी states को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, और इस तरह से उन्होंने cooperative federalism को फोस्टर किया या प्रमोट किया, कह सकते हैं हम. फर्स्ट प्लान फिर ठीक है. नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ थिंक टैंक टू प्रोवाइड रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी इश्यूज. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि किसी भी रूल या रेगुलेशन को बनाना या किसी भी प्लान को करना विद स्टेट्स कोऑपरेशन. मतलब किस स्टेट को किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ फॉर्म करना, उसके बेसिस पे उसके लिए बजट डिसाइड करना. फिर हमारा आता है फर्स्ट प्लान. दिस प्लान वाज इन इफेक्ट फ्रॉम 1951 until 1956 as the economy faced the challenge of large-scale food grain imports and price increases. The strategy prioritized agriculture, including irrigation and electricity developments. The public sector received around 44.6% of the plan outlay. The plan was introduced with all the high intentions of socio-economic progress, but the results were disappointing in the years that followed. इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट किया गया था, क्योंकि ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, तो वही सब सर्वेंट बनते जा रहे थे, और अकाल वगैरह, भुखमरी वगैरह, वही सब इश्यूज पर्टेन कर रहे थे. तो इसमें पब्लिक सेक्टर को 44.6% दिया गया. द प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ ऑल द हाई इंटेंशंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके उसके लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया था. फिर है सेकेंड प्लान. द प्लान वाज इन इफेक्ट from 1956 until 1961. The growth strategy emphasized fast industrialization with a concentration on heavy industries and capital goods. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में किन पे फोकस किया गया था? हैवी इंडस्ट्रीज पे एंड कैपिटल गुड्स पे. कैपिटल गुड्स मतलब जो हमारे पास रहेगी, जिससे हमें कैसे बताऊँ कि जैसे कोई फर्नीचर है, कोई आपके घर में आप फर्नीचर लेकर आते हो, तो वो आपका क्या है? कैपिटल गुड है, मतलब वो आपकी एसेट बन गया है. इस तरह से प्रोफेसर महल नोबिस डिवाइज दिस स्ट्रेटेजी
food and capital shortages were experienced during this plan period due to the assumption of a closed economy. तो इंडिया कैसी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि या तो आ सकता है या जा सकता है. ओपन एंडेड मतलब आओ या जाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट. फिर आता है थर्ड प्लान. द प्लान स्पैन from 1961 to 1965. The plan notably included agricultural growth as one of the objectives of planning in India, as well as for the first time recognizing the goal of balanced regional development. Two wars, one with China 1961 to 62 and the other with Pakistan along the Gujarat border in 1965 to 66, as well as a catastrophic drought-led famine in 1965 to 66 awaited this plan. तो थर्ड प्लान आया 61 to 65 में. उस टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ इसमें मेन फोकस था और बैलेंस्ड एंड रीजनल डेवलपमेंट भी इसका एक गोल था. बट उस टाइम पे चाइना के साथ वॉर हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ एंड देन एक फेमाइन आया, अकाल पड़ गया. एंड दिस प्लान वॉज अनेबल टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू सिग्निफिकेंट ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फाइनेंसेस. रीजन ड्रेन एंड डाइवर्जन का कि जो फाइनेंसेस थे वो वॉर में चले गए एंड जो फेमाइन था उसको कंट्रोल करने में चले गए. फिर 3 एनुअल प्लान्स. The 3 successive annual plans extended from 1966 to 1969. Despite the fact that the 4th plan was ready for execution in 1966, the government chose an annual plan for 1966 to 67 due to the country's poor financial situation following wars. तो एनुअल प्लान क्यों चूज़ किया? क्योंकि 4th ईयर मतलब प्लान के लिए फंड्स अलोकेट करने की पोजीशन में नहीं थी गवर्नमेंट, इसलिए for the same reason the government pursued 2 more such plans in the subsequent years. The wider goals of these annual plans were included into the design of the 4th plan, which would have been executed for the period 1966 to 71. तो जो गोल 4th प्लान में रखा था, 4th 5-year प्लान में, उसी गोल को इन्हीं तीनों एनुअल प्लान्स में एग्जीक्यूट किया गया. इफ़ द फाइनेंशियल सिचुएशन हैड नॉट डिटीरियोरेटेड बाय देन. तो इस प्लान को 4th 5-year प्लान को ज़रूर 1966 से 71 में लाया जाता, पर अगर जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो नॉर्मल रहती. Due to discontinuity in the planning process, it was named as period of plan holiday. और 3 annual plans आए, उसके बाद में उसको plan holiday का नाम दे दिया. फिर आता है हमारा 4th plan. 4th plan कब से कब तक था? 1969 से 1974. The pursuit of political stability at the center transformed planning into a vehicle of actual policies with increasing centralization ensuing plan after plan. The plan was based on Gadgil strategy. तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लान गैडगिल स्ट्रेटजी पे बेस्ड था? 4th 5-year प्लान विद a special focus on the concepts of growth with stability and progress towards self sufficiency. इसका मेन फोकस क्या था? ग्रोथ and with stability and progress towards self sufficiency. मतलब हम खुद में सफिशिएंट हो जाए, भले किसी भी सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रीज में हो, किसी भी सेक्टर में हो. ड्यू टू ड्रोट्स एंड द इंडो-पाक वॉर ऑफ 1971-72 देयर वाज अ डाइवर्ट ऑफ Due to droughts and Indo-Pak War of 1971-72, there was a divert of money, resulting in financial constraint for the plan, frequent double-digit inflation, unrestricted increases in fiscal deficit, subsidy-induced higher non-plan expenditures, and the first step towards nationalization. जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस प्लान विच रिमेन अनचेंज्ड अंटिल द अर्ली 90s. तो
जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन था 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उस टाइम पे। गाडगिल स्ट्रेटजी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पर्पस था कि ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम प्रोग्रेस कर सकें। पर उस टाइम पे इंडो पाक वॉर हुआ 1971-72 का, तो मनी डाइवर्ट करना पड़ा और इस तरह से एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ गया था। इसमें ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देखी गई थी और कुछ फिस्कल डेफिसिट जो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते थे, वैसा सिचुएशन देखा गया। सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सब्सिडी भी देनी पड़ी जो कि प्लान का एक्सपेंडिचर नहीं था, मतलब प्लान्ड नहीं था, फिर भी वो करना पड़ा। और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ और इस तरह से रेवोल्यूशन लाया गया इकोनॉमी में, जो अर्ली 90s तक चला। मतलब ये सिचुएशन अर्ली 90s तक चली। फिर आता है हमारा फिफ्थ 5-year प्लान। फिफ्थ प्लान में 1974 से 79 ऑन पॉवर्टी एजुकेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी द गवर्नमेंट sensationalized the popular discourse of poverty alleviation to the point of launching a new plan, the 20-point प्रोग्राम, 20 सूत्री प्रोग्राम करके एक आया था उस टाइम में, विद मिनिमल वे अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्थ प्लान, जो कि गाडगिल स्ट्रेटेजी था एक तरह से। The planning process became increasingly politicized. The devastation caused by hyperinflation prompted the government to delegate a new responsibility to the Reserve Bank of India, inflation stabilization. अभी जो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसमें वो इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखता है। इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन से मतलब है कि इन्फ्लेशन को एक रेट तक ही रखना है, जैसे एज ऑन डेट 6% पर एनी हाउ RBI को इन्फ्लेशन को रखना होता है। 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन जाना नहीं चाहिए। तो फिफ्थ 5-year प्लान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। This plan saw a growth in socio-economic and regional inequalities. The emergency and a change of government at the center severely disrupted the planning phase. The Janata Party was elected with the landslide in 1977. तो प्लानिंग के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा था। इसमें बताया हुआ भी कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड हो गई थी और उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन प्रॉम्प्ट हुई और गवर्नमेंट ने RBI को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक पर्पस ये भी रहता है कि इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करना, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, ये एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को वो स्टेबलाइज कर सकते हैं। सिक्स प्लान में दिस प्लान 1980 से 1985 was introduced with the motto गरीबी हटाओ, alleviate poverty. Already the same government tested and tried a program in the fifth plan. ये प्लान को हम फिफ्थ प्लान में कर चुके थे, बट फिर भी सिक्स प्लान में सेम गवर्नमेंट इसे फिर से लेकर आई क्योंकि फिफ्थ प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। which attempted to improve the standard of living of the poor masses by a direct approach, the notion of poverty alleviation, but no slogan of गरीबी हटाओ was given to the program. ये already आ चुका था बट गरीबी हटाओ नहीं था उसमें। The plan prioritized socio-economic infrastructure in rural areas with the objective of lowering rural poverty and regional inequalities through IRDP. Beginning the target group approach in addition to developing a variety of national level programs and strategies directed at certain populations. सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था इसमें, और
रूरल पॉवर्टी को कम करना था. पॉवर्टी एंड रीजनल इनइक्विटीज बिगिनिंग द टारगेट ग्रुप क्या था इसमें? रूरल पॉवर्टी. अप्रोच इन एडिशन टू डेवलपिंग अ वेराइटी ऑफ नेशनल लेवल प्रोग्राम्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस किया गया कुछ सर्टेन पॉपुलेशन पे. फिर आता है हमारा 7th प्लान. द 7th प्लान 1985 से 1990. तो 7th प्लान है 1985 से 1990. द प्लान emphasized rapid food grain production, greater job creation and productivity in general. Of the guiding principle of planning maintained the essential tenets of expansion, modernization, self-reliance and social justice. ये इसका मेन प्रिंसिपल्स थे एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस. द जवाहर रोजगार योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 JRY 1989 में विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग wage employment to the rural poor. Some existing programs such as IRDP, CADP, DPAP and DDP were reoriented. उनको मतलब उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया होगा. Though the economy experienced higher growth rates during the 1980s, particularly in the latter half, it did so at the expense of several fiscal imbalances. फिजिकल इम्बैलेंसेस को देखते हुए ये जो हायर ग्रोथ रेट थी वो फिजिकल इम्बैलेंसेस को देखते हुए though the economy experienced higher growth rate during the 1980s, particularly in the latter half, it did so at the expense of several fiscal imbalances. जो हमें हायर ग्रोथ रेट मिली थी वो फिजिकल इम्बैलेंसेस के एक्सपेंस पे मिली थी. मतलब बहुत सारा फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा. बाय द एंड ऑफ द प्लान इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंडीशन हैड डिटीरियोरेटेड सिग्निफिकेंटली. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था एक. द गवर्नमेंट रिलाइड हैवीली ऑन फॉरेन बोरोइंग. The plan lacked a sound financial strategy, causing the economy to face an unsustainable balance of payments and budgetary deficits. फिर आए 2 annual plans. The fast changing political environment थोड़ा चेंज हो रहा था 84 के बाद में, इंदिरा जी के बाद में, देन राजीव गांधी के बाद में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो रहा था. तो 8th प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. फिर उसमें 2 प्रोग्राम आए थे 90 इस ड्यूरेशन में. और जो 8th प्लान था उसका प्राइमरी फोकस था एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म. 8th plan was implemented under typically unstable economic circumstances. Economic reforms had already begun in July 1991. तो इकोनॉमिक ये जो एनुअल प्लान का पीरियड था उसी टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी. जो एम नरसिम्हा राव कमेटी है या फिर उनको बैंकिंग रिफॉर्म्स भी कहते हैं. बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुई थी उस टाइम पे. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर्स फोर्स्ड बाय वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंक्रीज्ड फिजिकल डेफिसिट and unsustainable rate of inflation. This was the first plan that went on to examine the macroeconomic strategies that the government had been following for decades. The following are the major concerns and innovative suggestions. पहला था, it was recommended that the role of the state in economy be redefined immediately. State का क्या रोल है इकोनॉमी में उसको redefine किया जाए. Market-based development advised in areas that can afford it. That means a greater role for the private sector in economy. Market-based मतलब private sector को किस एरिया में प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए या प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए उसको डिफाइन किया जाए. फिर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन लैगार्ड स्टेट्स as the ongoing emphasis on greater private sector investment could not be attracted to these states.
राइजिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड फिजिकल डेफिसिट्स मस्ट बी चेक्ड। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट को चेक करना चाहिए। हाँ, ये हम एक्सप्लेन करना भूल गए। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो स्टेट्स बहुत पिछड़ी हुई हैं वहाँ पर, एज द ऑनगोइंग emphasis on greater private sector investment could not be attracted to these states। फिर है सब्सिडीज मस्ट बी रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिफोकस्ड। मतलब सब्सिडीज दी जा रही है तो उनको एक बार फिर से देखा जाना चाहिए और उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। प्लानिंग नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, ये तब बताया था बट तब नहीं हुआ। स्पेशल एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स को भी साथ में लेकर चलो कि किस स्टेट को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, किस स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है। फिर अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल एक्टिविटीज़ वाज प्रपोज्ड for which the plan cited empirical evidence as they encourage the economy to attain a higher quality of life for its people and to advance the cause of balanced growth, a shift in planning philosophy। स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस किस पे दिया गया था कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फॉर विच द प्लान cited empirical evidences as they encourage the economy to attain a higher quality of life for its people and to advance the cause of balanced growth। balanced growth होना चाहिए और प्लानिंग फिलोसफी में थोड़ा सा उनको चेंज करने की ज़रूरत है। फिर हमारा आता है नाइन्थ प्लान। द नाइन्थ प्लान 1997-2002 was implemented during an overall slowdown in the economy। उस टाइम पे स्लो डाउन चल रहा था, caused by the Southeast Asian financial crisis। Though the liberalization process was still criticized, the economy has emerged from the early 1990s budget crisis। लिबरलाइजेशन जो था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल लाया जा रहा है। एंड इकोनॉमी हैज़ इमर्ज फ्रॉम और इमर्ज इकोनॉमी 1990s का जो बजट क्राइसिस हुआ था, जो फिजिकल इम्बैलेंसेस फेस किए थे, उससे उभर रही थी। द प्लान विद द जनरल कैरेक्टर ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग नॉट ओनली एम्ड एन एम्बिशियस हाई ग्रोथ रेट 7% but also attempted to steer itself towards time bound social objectives। ठीक है, there was a focus on the 7 designated basic minimum services with extra central assistance for these services in order to achieve entire population coverage in a timely way। The BMS included safe drinking water, primary health service, universalization of primary education, public housing assistance to the homeless poor families, nutritional support to children, connectivity of all villages and habitations, and streamlining of the public distribution system। The issue of fiscal consolidation became a top priority of the government for the first time। 1997 से 2002 का पीरियड था। उस टाइम पे बेसिक मिनिमम सर्विसेज एक मेन कंसेप्ट इसके अंदर जोड़ा गया था और जो ग्रोथ रेट थी वो 7% डिसाइड की गई थी। इंडिकेटिव प्लानिंग इसमें नाम दिया गया था। बीएमएस में क्या क्या इंक्लूड किया गया? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब सभी जगह पे प्राइमरी एजुकेशन एक तरह से होनी चाहिए और सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस, जो होमलेस हैं उनको घर मिलना चाहिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन, जो फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स हैं वो फोर्टिफाइड सीरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ ऑल विलेजेस, सभी गाँव में कनेक्टिविटी कैसे होगी? रोड से। एंड हैबिटेशंस एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो राशन का जो था उसको स्ट्रीमलाइन किया गया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, सबको इक्वली या एज पर देयर एलिजिबिलिटी राशन मिलना चाहिए। फिस्कल कंसोलिडेशन जो था वो गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी बन गया था 9th 5-year प्लान में। फिर हमारा आता है 10th 5-year प्लान।
10 प्लान जो 2002 से 2007 तक था, बिगिन विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एनडीसी एंगेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन. एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. द प्लान 2002 में एनडीसी का एंगेजमेंट किया गया. सेवरल क्रिटिकल मेजर्स वर डन थ्रू आउट द प्लान इंडिकेटिंग ए शिफ्ट इन the government's planning policy mindset, the most significant of which was doubling per capita income in 10 years, accepting that the higher growth rates are not the only objective. It should be translated into improving the quality of life of people. For the first time, the plan went to set the monitorable targets for 11 indicators of development for the center as well as for the states. Governance was considered a factor of development. States' role in planning to be increased with the greater involvement of the PRIs. PRIs क्या हैं? फिर इसमें आया स्टेट रोल इन प्लानिंग टू बी इंक्रीज विद द ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ PRIs. PRIs मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. अब फिर है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ईच सेक्टर. रिफॉर्म्स इन द PSU, लीगल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स. इस तरह से रिफॉर्म्स भी आनी चाहिए. तो पहले गवर्नेंस की बात की गई, इसमें पर कैपिटा इनकम की बात की गई, उसको डबल होना करना है. और हायर ग्रोथ रेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. और पहली बार प्लान में मॉनिटरेबल टारगेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर 11 सेलेक्ट इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट. कुछ जो 11 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया. गवर्नेंस मेन फैक्टर बना. स्टेट्स रोल इन प्लानिंग टू बी इंक्रीज्ड विद द ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट. तो स्टेट्स का रोल भी इंक्रीज किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट से. पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ईच सेक्टर. रिफॉर्म्स इन द PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लीगल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया. एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी. एंड फिर आता है इंक्रीज एम्फेसिस ऑन द सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ. फिर रेलेवेंस बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग एम्फेसाइज्ड. तो रेलेवेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग एम्फेसाइज्ड मतलब प्लानिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है और इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उन दोनों के बीच में रेलेवेंस बिठाकर फिर ही हम एक ग्रोथ रेट पर पहुंच सकते हैं. फिर आता है हमारा 11th प्लान. 11th प्लान में द प्लान कॉल्स फॉर 10% ग्रोथ रेट एंड एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. द प्लानिंग कमीशन एक्सप्रेसेस इट्स वरीज अबाउट मीटिंग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ द FRBM एंड एक्ट in approach paper. The major concerns are 10% growth rate डिसाइड किया. और आइडिया क्या था? एम्फेसिस किस पे था? इंक्लूसिव ग्रोथ पे. तो प्लानिंग कमीशन में ये हुआ कि ये 10% ग्रोथ रेट कैसे, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे मीट कर सकते हैं. जो और उस टाइम पे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट भी लाया गया था. वो कब लाया था? 2002 में, जब क्राइसिस फेस करना पड़ा था गवर्नमेंट को. ए हायर इन्फ्लेशन अबव 6% लेड टू टाइटनिंग ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी फोर्सिंग लोअर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विच विल लोअर प्रोडक्शन. तो हायर इन्फ्लेशन कितना डिसाइड किया गया? कैप डिसाइड किया गया 6%. तो टाइटनिंग क्रेडिट पॉलिसी मतलब जो मॉनिटरी पॉलिसी आती है, तो उसमें रेट्स को घटाना नहीं है, रेट्स को बढ़ाना है ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें, पैसा एब्जॉर्ब कर सके, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सके. उससे लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा इकोनॉमी में और प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा. फिर आया स्ट्रॉन्गर रूपी इज मेकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग श्रिंक फास्ट. रूपी इज मेकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग श्रिंक फास्ट.
एक्सपोर्ट से जो हमें अर्निंग्स आ रही है, स्ट्रॉन्गर रूपी वाली जो एक्सपोर्ट से हमें अर्निंग आ रही है वो बहुत जल्दी श्रिंक होती जा रही हैं, तो ये एक उसमें कंसर्न था। देन फिर कॉस्टलियर फूड ग्रेन्स एंड अदर प्राइमरी आर्टिकल्स प्लेइंग हैवोक फॉर द पुअर मासेस। फूड ग्रेन्स है वो कॉस्टली है और दूसरे कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स हैं वो भी कॉस्टली हैं, तो वो पुअर पीपल के लिए क्राइसिस का रीज़न बनता जा रहा है। कॉस्टलियर ऑयल प्राइसेस बिकमिंग अ बर्डन फॉर द नेशनल एक्सचेकर। तो कॉस्टलियर ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, तो ऑयल के लिए भी फिर हमारा बिल भी बढ़ रहा था, तो इसलिए वो बर्डन डल रहा था। देन आता है हमारा 12th प्लान। द प्लानिंग कमीशन prepared the draft approach paper of the 12th plan 2012 से 2017 following the most extensive consultation to date, recognizing that residents are now better informed and willing to engage. Over 950 civil society organization across the nation provided input. ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके थे जिन्होंने एक ड्राफ्ट अप्रोच पेपर पर मतलब अपनी राय भेजी, एडवाइजेस भेजी। बिजनेस एसोसिएशंस पर्टिकुलरली दोज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल बिजनेसेस वर कंसल्टेड एंड द कंटेम्प्रेरी इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया वर यूज्ड टू अलाउ सिटीजन्स टू शेयर सजेशंस। Through 5 regional consultations, all state governments as well as local representative bodies and unions were consulted. इसमें इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया? बिजनेस एसोसिएशन जो कि मेनली स्मॉल बिजनेसेस, उनको कंसल्ट किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के थ्रू सिटीजन्स से उनके सजेशंस मांगे गए। और 5 रीजनल कंसल्टेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ एंड जो भी यूनियंस थी, लेबर यूनियन या कोई मार्केट यूनियन है, तो उन सब से कंसल्ट किया गया। द ड्राफ्ट अप्रोच पेपर आउटलाइंस द प्लान्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स, द प्रॉब्लम इज in attaining them and the overall approach that must be taken to accomplish the stated goals. तो इसके अंदर का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि उनको जो हम एक ग्रोथ रेट डिसाइड कर रहे हैं उस तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ओवरऑल अप्रोच दैट मस्ट बी टेकन, और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए उसे अकम्प्लिश करने की। फिर है ग्रोथ रेट ऑफ 9% इज टारगेटेड फॉर द प्लान। 12th 5-year प्लान में ग्रोथ रेट है वो 9 रखी गई। It underlines the importance of stepping up efforts to achieve 4% average growth in the agriculture sector over the plan period. 4% किसके लिए रखा गया? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ग्रोथ रखी गई, with food grains growing at around 2% per year. ठीक है, फूड रेट्स की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? 2% पर ईयर। एंड नॉन फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरिंग, पोल्ट्री एंड ये कितना होना चाहिए? 5 to 6% इसमें ग्रोथ देखी जानी चाहिए ईयर बाय ईयर। हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ would not only bring broad-based economic gains to the rural people, but it would assist to limit inflationary pressures that might occur if high levels of growth are tried without equivalent increases in domestic food production capabilities. Higher agricultural growth जो है वो ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक गेन्स तो लाएगी रूरल लोगों पीपल के लिए, बट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी लिमिट करेगी। बिकॉज वो कब होगा कि हाई लेवल ग्रोथ अगर होगी तो डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना रहेगा। It suggests that the key flagship programs that were significant in fostering inclusion in the 11th plan to be carried out to the 12th plan. कुछ जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इंक्लूजन के लिए किसी भी प्रकार के इंक्लूजन के लिए 11th प्लान में थे, उनको 12th प्लान में भी लाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्लान, मीटिंग द एनर्जी डिमांड्स ऑफ rapid growth will be substantial issue, since these needs must be addressed in an environment where local energy prices are constrained and international energy prices are high and anticipated to rise further. तो एनर्जी डिमांड्स
की रैपिड ग्रोथ को देखते हुए सब्सटेंशियल इशू, ये एक सब्सटेंशियल इशू रहेगा, सिंस दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर लोकल एनर्जी प्राइसेस आर कंस्ट्रेंड एंड इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस आर हाई एंड एंटिसिपेटेड टू राइज फर्दर। तो इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, वो बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक एनर्जी डिमांड भी एक कंसर्न था। In order for GDP to increase at 9%, commercial energy supply must grow at pace of 6.5%. एनर्जी में भी ग्रोथ होनी चाहिए 6.5% to 7% per year, because India's internal energy supplies are limited. Its reliance on imports will grow. Petroleum import dependency has always been high and it is anticipated to reach 80% in the 12th plan. तो इसमें ये कहा गया एनर्जी सप्लाई, जो कमर्शियल एनर्जी सप्लाई है वो ग्रो होनी चाहिए, अदरवाइज जो पेट्रोलियम ग्रोथ है वो तो हम देख ही रहे हैं, इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो तो हम देख ही रहे हैं, तो वो भी बढ़ती जाएगी। Even in the case of coal, import dependency is expected to expand as thermal generation grows, necessitating coal supplies that cannot be provided entirely by domestic miners. Domestic mines जो है हमारी, वो कोल डिमांड को हमारा सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। It suggests the need to take steps to reduce the energy intensity of production process, increase domestic energy supply as soon as possible, and ensure rational energy pricing that will help achieve both objectives, namely reduced energy intensity of manufacturing processes and increased domestic energy supply. इसमें क्या कहा, एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें। इंक्रीज डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, एंड एंश्योर रैशनल एनर्जी प्राइसिंग, उनको भी रैशनलाइज करना चाहिए एनर्जी प्राइसिंग को, जो कि हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेंगे कि रिड्यूस्ड एनर्जी इंटेंसिटी of manufacturing processes and increased domestic energy supply. तो मतलब एनर्जी जिस हिसाब से हम उसमें कॉस्ट आ रही है और जो उसका सप्लाई है और जो उसकी डिमांड है, उसके बेसिस पे एनर्जी के प्राइसेस को रैशनलाइज करना चाहिए, जिससे हमें मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी इंटेंसिटी कम होगी, और दूसरा जो डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई है वो भी हमारी बढ़ेगी। It emphasized the importance of developing a comprehensive water management strategy aimed at more effective water conservation as well as water usage efficiency, notably in agriculture. Agriculture में water consumption, water management strategy को develop करना. It contends that the new land acquisition law is required, striking an adequate balance between the requirement for equitable compensation to people whose land is purchased and whose livelihood is affected. तो लैंड एक्विजिशन लॉ उस टाइम पे आया और उसके अंदर की इन लोगों को इक्विटेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हुई है. It maintains that health, education and skill development will continue to be priority areas in the 12th plan and that enough resources must be allocated to these sector. कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये प्रायोरिटी रहना चाहिए और इनको रिसोर्सेज अलोकेशन भी इनफ होना चाहिए. इट प्रपोज फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी. Recognizes that achieving 9% growth will necessitate large investment in infrastructure sector development. Notes that greater momentum to public investment and public-private partnerships. 9% ग्रोथ रेट जो है वो इसको भी लार्ज इन्वेस्टमेंट को भी ज़रूरी बना देती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. तो जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट so that current infrastructure shortages can be addressed early. It has emphasized the significance of the fiscal adjustment process. However, the study warns that fiscal consolidation would mean that overall resources available for the plan would be constrained in the short run.
because of resources constraints it is necessary to prioritize properly. तो इसमें फिस्कल एडजस्टमेंट प्रोसेस को भी के बारे में भी बात हुई कि उस पर भी एम्फेसिस होना चाहिए कि किस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा. द स्टडी वांट्स दैट फिस्कल वुड मीन दैट ओवरऑल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्लान वुड बी कंस्ट्रेंड इन द शॉर्ट रन. जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इस प्लान के लिए वो शॉर्ट रन में ही ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. इट इज़ तो रिसोर्सेज कम है हमारे पास में, मतलब फंड्स कम है, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटीज़ है उसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिस भी एरिया में ये इन्वेस्टमेंट करना है. एंड सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिक्वायर मोर फंडिंग देन अदर्स. तो ये भी एक इसमें टॉपिक को, ये भी एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया था.